लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। अब तक नहीं हुआ संसद का सत्रावसान, क्या गृहमंत्री तलाश रहे परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत, कांग्रेस ने उठाए सवाल। सीजेपी ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। और स्पेस में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग और दवाइयां बनाने की तैयारी, पीएम से मिले स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने बताए प्लान। अब खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के औपचारिक सत्रावसान में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या गृहमंत्री अमित शाह अब भी परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को विशेष सत्र में पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी हैं, लेकिन सत्रावसान अभी तक नहीं हुआ है। रमेश ने इस देरी को असामान्य बताते हुए कहा कि पहले भी लंबा अंतर रहा है, लेकिन तब कोई शैतानी चाल नहीं थी। कांग्रेस ने मांग की है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें अगले 25 साल तक बरकरार रहें और 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। वहीं पार्टी का आरोप है कि सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर युवाओं से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि 25 जुलाई को आंदोलन खत्म कराने के दौरान सरकार ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और नीट विवाद में मृत छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। सीजेपी के मुताबिक 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी सरकार ने एफआईआर की पूरी सूची देने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अब पार्टी ने 24 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। पार्टी ने वादे पूरे नहीं होने पर दोबारा देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के लातूर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन पर सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश करने, सरकारी काम में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने का आरोप है। ये एफआईआर औसा पुलिस स्टेशन में जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका सैयद शमशाद बानो खैरात अली की शिकायत पर दर्ज की गई। आरोप है कि दीपके अपने साथियों के साथ स्कूल में घुसे, छात्रों से सवाल किए और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। शिकायत में शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी देने और स्कूल को बदनाम करने का भी आरोप लगाया गया है। दीपके का लातूर दौरा उनके स्कूल ठीक करो अभियान का हिस्सा था, जिसके तहत सीजेपी सरकारी स्कूलों का ऑडिट कर रही है। इधर राजस्थान में सीजेपी टीम पर हुए हमले को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार से हिंसा और हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। रांका ने कहा कि सीजेपी की ओर से दर्ज एफआईआर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सीजेपी टीम ने भी कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके लिए पुख्ता सबूत जरूरी हैं। घटना से जुड़े सबूत सीजेपी के पास मौजूद हैं। रांका ने सरकार से सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीजेपी की 2 मांगों में से एक पूरी हो चुकी है, जबकि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई अब सरकार के पाले में है। दबाव के बावजूद सीजेपी पीछे नहीं हटेगी और स्कूलों के मुद्दे पर अपना अभियान जारी रखेगी। नहीं, यही तो हमारी मांग थी। हम वहाँ पर वोट मांगने तो नहीं गए थे। हम तो यही चाह रहे थे कि भैंसों के तबेले में हमारे बच्चे ना पड़े। सरकार ने वो बात मांग ली तो वो खत्म हो गया है। अब सरकार जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी, आप उनको अरेस्ट करिए। हम लोगों की जो एफआईआर है आप उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने भी गुंडागर्दी की, आप हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, पर आपके पास एविडेंस होगा। हमारे पास एविडेंस है जो हमने पब्लिक डोमेन में शेयर किया है। तो जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है, हिंसा की है, मारपीट की है, आप उनको अरेस्ट कीजिए। दूसरी चीज़, सरकार से हम फिर से यही बात करते हैं, आप प्रतिबद्धता दिखाइए राजस्थान के सभी स्कूलों को ठीक करने की। आप ड्रामेबाजी, हिंसा, इन सब में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। पूरे देश में आपकी फजीहत हुई, आपकी थूथू हुई परसों की घटना के बाद, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आप लोगों से मैं फिर से यही बोलूँगा कि स्कूल ठीक कराने पे फोकस कीजिए, वही हमारे बच्चों का भविष्य। त्योहारों से पहले देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है।
विपक्ष ने इसके लिए केंद्र की एथेनॉल नीति को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि सरकार इससे इनकार कर रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि 12 साल में आम आदमी के लिए कुछ सस्ता नहीं हुआ, बल्कि मौत, हादसे और आत्महत्याएं सस्ती हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ने की सप्लाई का बड़ा हिस्सा चीनी के बजाय एथेनॉल बनाने में जा रहा है। साल मोदी जी के हो गए, सस्ता क्या हो गया? मौत सस्ती हो गई, एक्सीडेंट सस्ते हो गए, आत्महत्याएं सस्ती हो गई, और कुछ नहीं है ना। शुगर में जो शुगर केन के लिए जो शुगर केन आता है साखर बनाने के लिए, वो तो इथेनॉल में जाता है पूरा। तो कहाँ से आएगी ये सब चीजें? सरकार को पता होना चाहिए। आपने आपके मंत्रियों को बोला है कि यूनिवर्सिटी में जाओ और जिंद से डायलॉग करो, वो बच्चों के घर में जाइए किचन में और कैथल में कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर किसानों और चीनी उद्योग को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में शुगर कंट्रोल ऑर्डर के तहत चीनी के भाव तय होते हैं, लेकिन किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर नहीं मिलता। जब किसान को गन्ने के पैसे के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा तो वो गन्ना क्यों उगाएगा? उन्होंने दावा किया कि भारत पहले चीनी का निर्यात करता था, लेकिन अब पहली बार चीनी का आयात किया जा रहा है। आप सरकारी मिले हैं, आप उनको पैसे ही नहीं देते किसान को। किसान क्यों लगाएगा गन्ना जब उसको 1-1 साल गन्ना बेचने के बाद पैसा नहीं मिलेगा फसल का? तो वो क्यों लगाएगा? सबने गन्ना फाड़ दिया तो चीनी कम पैदा होती है। जो बचा खुचा गन्ना था वो आपने E20 एथेनॉल में डाल दिया। तो गरीब आदमी फिर चाय कैसे पिएगा? मिठाई का त्योहार का सीजन सर पे खड़ा है, अब आप कच्ची चीनी विदेश से मंगवा रहे हैं। भाई ये देश चीनी का निर्यातक था, हमने कभी चीनी आयात नहीं की। ये पहली बार समय है कि हम अपनी विदेशी मुद्रा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सिर्फ 15 दिन में चीनी की कीमत 14 से 17 रुपए प्रति किलो तक बढ़ी है। गहलोत का आरोप है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से चीनी की उपलब्धता घटने के साथ वाहनों का माइलेज भी प्रभावित हो रहा है। भारत का स्पेस सेक्टर अब ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा है जो कभी साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 20 स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से मुलाकात की, जिसका वीडियो 23 अगस्त को जारी किया गया। स्काई रूट ने बताया कि उसके पास हर महीने 1 रॉकेट बनाने की क्षमता है और अब कंपनी हर महीने लॉन्च के बाद हर हफ्ते और भविष्य में रोजाना कई रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के लिए पेट्रोल पंप जैसी रीफ्यूलिंग तकनीक, कचरा और डेड सैटेलाइट हटाने वाले रोबोट और जीरो ग्रेविटी में दवाइयां बनाने वाली तकनीक विकसित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार रिस्क लेने वाले उद्यमियों का साथ देगी। भारत ऐसा माहौल बनाए जहां दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स और वैज्ञानिक स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए भारत आएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में करीब 3,500 करोड़ रुपए की 5 रक्षा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें जीआरएसई की 3 और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र बनने की पूरी क्षमता है और दुनिया में बन रहे नए अवसर का फायदा उठाना चाहिए। भारत को अब सिर्फ विदेशों से खरीदने पर नहीं बल्कि दुनिया को अपने उत्पाद बेचने पर ध्यान देना होगा। जीआरएसई के विस्तार से युद्धपोतों के निर्माण और मरम्मत की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही पश्चिम बंगाल में रोजगार और एमएसएमई के लिए नए अवसर पैदा होंगे। भारतीय वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी पर चिंता जताई है। अगर तेजस को समय पर नहीं दिया गया तो 2030 तक इसकी ऑपरेशनल अहमियत कम हो सकती है। तेजस MK-1A की देरी के पीछे अमेरिकी GE से इंजन सप्लाई में देरी, मिशन सॉफ्टवेयर के वैलिडेशन और वायुसेना की ऑपरेशनल जरूरतों को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। कपूर ने तेजस MK-2 को लेकर भी कहा कि 2030 के दशक के मध्य तक इसकी उपयोगिता पर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने चीन की तेजी से बढ़ती 5वीं पीढ़ी की फाइटर क्षमता के बीच भारत से रक्षा परियोजनाओं में तेजी लाने की जरूरत बताई।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।